गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी फर्स्ट बुक कर रहे थे जिसका नाम है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जिसका लेसन हमने स्टार्ट किया था 5th लेसन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो हम कंटेम्प्रेरी जो साउथ एशिया था हमने उसके बारे में पढ़ा, जैसे फर्स्ट सेकंड और उसका थर्ड पार्ट पढ़ा। तो मैं पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट को कि आप 4th पार्ट पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरी इस लेसन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्फ्लिक्ट एंड द डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेसी को अपनाया गया और क्या क्या चीज़ें हुई, और भारत के साथ श्रीलंका के किस तरीके से रिलेशन या संबंध है। तो श्रीलंका के बारे में जानने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी और जानें कि ब्रिटेन से जब आज़ादी प्राप्त हुई श्रीलंका को 1948 के अंदर, तो ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करके यानी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम, यानी एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वहाँ पे कायम है। श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना भी करना पड़ा। तो सामना जो करना पड़ा, तो ये चुनौती ना तो उसकी सेना की थी और ना ही उसके राजतंत्र की थी। तो श्रीलंका को जातीय संघर्ष का, यानी कम्युनिटी जातीय संघर्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। तो ये चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही उसकी राजतंत्र की। तो श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम किसी कंट्री, मान लीजिए कि जैसे हम अपने घर के अंदर रहते हैं, तो अगर उस घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान आके बोले कि नहीं इस घर का आधा पार्ट मेरा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसे आधा पार्ट दे दें। तो श्रीलंका के अंदर भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम थी जो कम्युनिटी को लेकर थी। वहाँ पे सैनिक विद्रोह नहीं था, वहाँ पे राजतंत्र विद्रोह नहीं था, पर वहाँ पे एक कम्युनिटी विद्रोह हुआ, यानी आपस में ही 2 कम्युनिटी विद्रोह थी। तो आज़ादी के जब बाद से ही श्रीलंका के अंदर बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आज़ादी के बाद से ही श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था, यानी श्रीलंका जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले श्रीलंका का जो नाम था वो था सिलोन कहा जाता था। और जैसे कि मैंने उसकी 2 प्रॉब्लम बताई, जो मेनली उसकी प्रॉब्लम थी वो थी कम्युनिटी प्रॉब्लम थी। तो रिगार्डिंग तमिल दैट बिलोंग टू इंडिया, जैसे कि 1948 के अंदर जब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो बहुत सारे जो इंडियन तमिल्स थे वो जाके श्रीलंका में बस गए। तो श्रीलंका कम्युनिटी इज़ कॉल्ड द सिहाला, यानी श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिहाली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा था, यानी सिहाला लोगों का। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे और एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थी। तो तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के भी जारी रहा, यानी आज़ादी के बाद श्रीलंका के अंदर तमिलों का जाना जारी रहा हमेशा से ही। तो सिहाली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। तो जो वहाँ के जो कम्युनिटी के जो लोग थे, यानी जो मेनली वहाँ के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस तमिल्स है जो आके वहाँ पे बस रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके का कुछ प्रोवाइड किया जाए, रियायत दी जाए। तो रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिहाली लोगों का है और तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव को एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। तो इस तरीके से सिहाला कम्युनिटी डज नॉट लाइक तमिल। तो सिहाला जो कम्युनिटी थी वो तमिल से जो कम्युनिटी थी उसको किसी भी तरीके से लाइक नहीं करते थे। नो कंसेंस शुड बी गिवन टू तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू सिहाला, क्योंकि जो श्रीलंका था वो था सिहाला से। तो फिर इस तरीक़ों को देखते हुए जो इंडियंस तमिल थे वहाँ पे जो जाके श्रीलंका में बस गए थे 1948 के बाद से, तो उन्होंने वहाँ पे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसे लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है। तो 1983 के बाद से ही उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईले, जिसे लिट्टे के नाम से मैंने जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म उसकी, श्रीलंकाई सेना के साथ हैज़ बिन फाइट विद
द आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग एक अलग से उसको कंट्री की डिमांड करने लगे। तो श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग भी की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण रहा। तो श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो इंडियंस तमिल जाके श्रीलंका में बसे थे तो वो सब इंडियंस ही थे, तो भारत भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका था। तो भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव पड़ा, यानी वैन द समथिंग द हैपन रॉन्ग देयर विद द तमिल्स देन ऑफ इंडियन तमिल्स क्रिएटेड प्रेशर ऑन आवर द गवर्नमेंट, यानी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बनाने लग गए। तो भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश भी करी, यानी टाइम टू टाइम जो इंडियन गवर्नमेंट थी तो वो तमिल लोगों को लेकर श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, उससे बीच बीच में बातचीत चलती रही कि किस तरीके से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू नॉट विद द श्रीलंका गवर्नमेंट ऑन दिस तमिल क्वेश्चंस। तो इन 1987 इंडियन गवर्नमेंट सेट आर्मी फॉर मेकिंग द पीस। तो 1987 के अंदर में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भी वहाँ पे भेज दी, यानी इंडियन आर्मी को वहाँ पे तमिल के अंदर श्रीलंका के अंदर भेजा गया पीस के लिए, शांति व्यवस्था को बनाने के लिए। आखिरकार में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। अब कोई भी कंट्री, चाहे लाइक अब इंडिया हो चाहे श्रीलंका हो, कोई सी भी कंट्री हो, अगर उसके ऊपर दूसरी कंट्री की जो आर्मी है वहाँ जाके बच जाए तो कोई भी कंट्री उसको पसंद नहीं करेगी, और यही हुआ श्रीलंका के अंदर भी। तो श्रीलंकाई जो जनता थी, तो श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारतीय श्रीलंका के अंदरूनी मामले, जो भी उसके निजी मामले हुए थे उसके ऊपर वो इंटरफेयर कर रहा है। तो अंदरूनी जो मामले थे, तो श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारतीय श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन 1989 के अंदर 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही उनको वापस बुला लिया, यानी 1989 आर्मी हैड टू ऑर्डर टू कम बैक, कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि आप यहाँ से श्रीलंका से वापस आ जाए, यानी 2 साल के अंदर ही उसको बुला ले गया। देन द रिवेंज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है श्रीलंका। तो श्रीलंका के इस संकट का हिस्सा चरित्र बरकरार है कि बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइलैंड, तो अभी हम नॉर्वे और आइलैंड के जो बात जो चल रही है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रजिस्टर्ड द कंसिडर द इकोनॉमिक ग्रोथ। पर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है एंड द हाई लेवल और ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और अपनी इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे उन्होंने डेवलप किए। तो श्रीलंका सक्सेसफुली द कंट्रोल ऑन दिस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो श्रीलंका जो थी वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, जो बढ़ने का रेट था, उसको कंट्रोल करने में बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसे वो सारी सफलताएँ हासिल हुआ जिससे कि उसकी जो पॉपुलेशन रेट था वो धीरे धीरे नीचे चला गया। हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी, और श्रीलंका की जो जीडीपी है और ग्रोथ फॉर मैनी ईयर, यानी एक लंबे समय से बहुत अच्छी उसकी जो जीडीपी है वो ग्रोथ होते जा रही है। और नॉर्वे एंड द आइलैंड, सो नॉर्वे एंड आइसलैंड। तो नॉर्वे और आइसलैंड का जो यहाँ पे रोल था कि श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र बरकरार भी है, पर श्रीलंका के अंदर आज भी अगर हम बोले तो, आज नहीं पहले की अगर बोले तो हम वहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा बहुत कि आज भी जिस तरीके से हिंसा होती हुई आई है वहाँ पे आज भी वो होती है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश
जो युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रही है और श्रीलंका का भविष्य इन्हीं वार्ताओं पर निर्भर करेगा। और श्रीलंका ने 2009 में लिट्टे का सफाया कर दिया और अब पूर्ण शांति है। और 2009 के बाद से श्रीलंका के अंदर अब शांति व्यवस्था को कायम रखा गया है। जो लिट्टे था यानी वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो और सबसे बड़ा जो हाथ इसमें और श्रीलंका और भारत के बीच में जो नेगोशिएट कराने का जो हाथ लगा जो सबसे बड़ा रहा है वो है नॉर्वे एंड आइसलैंड का। अब इसके थोड़ा हम उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं, पर इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा नॉर्वे एंड आइसलैंड के बारे में कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट कराने वाले वो 2 कंट्रियों के नाम बताएं। तो आपको बताना है नॉर्वे एंड आइसलैंड। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसके थोड़ी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आर्थिक वृद्धि व मानव विकास की स्थिति जो हमने इस टॉपिक पे पढ़ा है तो इसमें है कि संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी यानी श्रीलंका के अंदर जो कम्युनिटी जो विवाद चल रहा था वो भी होता रहा। तो संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया, यानी एक अच्छा डेवलपमेंट किया इकोनॉमिकल और एक अच्छा स्वास्थ्य उन्होंने अपनाया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण भी किया उन्होंने और करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। और दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। और गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जो उत्पाद है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्षों के झंझट को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को कायम रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1948 के बाद से ही जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो कितने अच्छे से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हुए अभी तक आ रही है। और श्रीलंका और भारत की अगर बात करें तो टाइम टू टाइम श्रीलंका और भारत आपस में बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट कर चुकी है जिसके कारण वो एक दूसरे की हमेशा से ही मदद करते हुए आए हैं और आगे भी करते हुए रहेंगे। थैंक यू।